अस्थमा जो है, अस्थमा बेसिकली फेफड़ों की एक बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो अस्थमा होने पर एग्जैक्टली होता क्या है? हमने सुना तो बहुत है कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, सीजन में हो गया, बट एग्जैक्टली व्हाट इज अस्थमा, उस पर बात करेंगे आज। तो बेसिकली अस्थमा होने पे होता क्या है, जो हमारी श्वास नलियां हैं, है ना, श्वास नलियों में सूजन आ जाती है जिसके कारण श्वास मार्ग जो है वो सिकुड़ जाता है। और श्वास नलियों में जो सिकुड़न होती है उसके चलते जो रोगी है उसको या तो सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर सांस लेते समय उसकी छाती में से आवाज आती है। कभी कभार आपने सुना होगा घरघराहट की आवाज आ रही है या सीटी बजने की आवाज आ रही है, इस तरह से। और सीने में जकड़न होती है, खांसी की भी समस्या होती है। तो इस तरह की जो सब समस्या है वो अस्थमा के साथ जुड़ी हुई दिखती है। और लक्षणों के हिसाब से अस्थमा जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बाहरी अस्थमा और दूसरा है आंतरिक अस्थमा। बाहरी अस्थमा जो है वो बेसिकली जो बाहर के जो एलर्जेंस है उनके प्रति एक इम्यूनिटी रिएक्शन है। इम्यूनिटी रिएक्शन का मतलब है जैसे कुछ भी पोलन है, डस्ट है, एनिमल एलर्जी है, उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एक जो एलर्जी क्रिएट होती है, एक जो रिएक्शन क्रिएट होता है, वो एलर्जिक चीजों के कारण होता है। तो इसको बोलते हैं बाहरी अस्थमा। आंतरिक अस्थमा कुछ रासायनिक केमिकल तत्वों को श्वसन द्वारा जब शरीर में प्रवेश हो जाते हैं उसको आंतरिक अस्थमा बोलते हैं। जैसे सिगरेट का धुआं हो गया, पेंट, वेपर्स, इस तरह से आंतरिक अस्थमा। तो देखिए दुनिया के जो तकरीबन 33 करोड़ लोग हैं, मतलब 33 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो अस्थमा से पीड़ित है, और ये सर्दी के दिनों में और भी ज्यादा नुकसानदेह होता है। और इससे हम आम तौर पे अगर आप देखें तो आमतौर पे आप सुनेंगे जैसे कि दमे की बीमारी बोलते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं हमें सांस फूलने की बीमारी हो रही है। तो इस तरह से सुनने में आता है। और जब भी किसी भी व्यक्ति को सांस की नली में कुछ खराबी आ जाए या उसके फेफड़ों की जो नलियां हैं वो पतली हो जाती हैं, तो उसके कारण उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए इस बीमारी को अस्थमा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, बेसिकली अब है मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ये बेसिकली ऐसी स्थिति है जो जिससे क्या होता है, फेफड़ों में हमारा जो वायु मार्ग है उसमें जलन आनी, सूजन आ जाती है, और पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में भी कठिनाई होती है, खांसी रहती है, खरखराहट रहती है, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और अस्थमा से पीड़ित जो भी व्यक्ति है वो आमतौर पर सुबह जल्दी या रात में, इस तरह के टाइम, मतलब टाइम स्पेसिफिक भी है, उसको जो भी दिक्कत होगी या तो उसको सुबह जल्दी होगी दिक्कत, या फिर उसको रात के समय में भी प्रॉब्लम फील हो सकती है। और इसमें मांसपेशियां जो है वो तन जाती है, कस जाती है, कसाव फील होता है। कई बार पेशेंट को लगता है कि जैसे मेरा जो छाती है वो कसी कसी लग रही है, क्योंकि हवा का जो प्रभाव है वो कम हो गया है, हवा का प्रवाह नहीं हो रहा है अंदर, एयर का फ्लो नहीं हो पाता अंदर, तो वायु मार्ग में क्या है, सूजन आ जाती है। और वायु मार्ग में जो बलगम पैदा होती है वो हवा के प्रवाह को बाधित करती है। देखिए अस्थमा के कुछ संकेत लक्षण विभिन्न स्थितियों में देखे जाते हैं, चेंज होता रहता है, ये एक ही नहीं रहता कि ये बस सिंपल एक ही रहेगा। ये बहुत, हम पूरा बताएंगे इसके डिटेल में कि कितने प्रकार का है। अभी बात आती है कि ये इसके क्या लक्षण है, तो आप पहचानेंगे कैसे? लक्षण है, देखो सिंपल सा है, अगर बलगम वाली बहुत ज्यादा देर तक खांसी है, सूखी खांसी है, सीने में जकड़न है, चेस्ट में ना ऐसे टाइटनेस लगती है, मतलब पेशेंट को लगेगा कि मुझे टाइट टाइट लग रहा है, सांस लेने में भी घबराहट है, रेस्टलेसनेस है थोड़ा सांस लेने में, और रात में या सुबह के समय में स्थिति गंभीर होती है। फिर बहुत ठंडी हवा आ रही है, तो ठंडी हवा से भी मतलब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर कई बार बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने पे, बहुत ज्यादा व्यायाम करने से भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और स्वास्थ्य और खराब हो जाता है। तो पेशेंट ना जोर जोर से सांस लेता है, ऐसे बहुत ही खींच खींच के सांस लेना, और सांस नली अवरुद्ध हो जाना, बार बार ऐसे लगना कि जैसे कुछ ब्लॉक हो गया है अंदर, चोकिंग की तरह फील होना। तो
उल्टी लगने की भी संभावना हो जाती है कुछ लोगों को, क्योंकि चोक हो रहा है तो उनको नॉजिएटेड लगता है। फिर थकान बहुत ज्यादा होती है, बहुत टायर्डनेस रहती है पेशेंट को, और धुएं से भी एलर्जी होती है, कोहरे से भी एलर्जी होती है, खांसी बहुत ज्यादा आती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कहीं ना कहीं इसकी तरफ इशारा करते हैं। wheezing, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, ये सब चीजें एक साथ आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए वैसे तो अस्थमा के ना बहुत सारे कारण हैं, मतलब बहुत सी ज्यादा है, जैसे धुआं हो गया, कोहरा हो गया, पोल्यूशन हो गया, बहुत कई लोग बहुत तेज तेज चलते हैं, उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा। फिर धूल मिट्टी में रहना, या धूल मिट्टी में काम करते हैं सारा टाइम, हर टाइम, मतलब डस्ट का एक बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेवलेंस है, मतलब डस्ट बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर के अंदर। फिर मौसम के चेंजेस हैं, जैसे आजकल आप देखोगे अजीब सा गर्मी हो रहा है, फिर अजीब सी बारिश हो रही है, चेंज ऑफ सीजन है बहुत ज्यादा, ऐसे इस तरह से। फिर श्वास नलियों में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाना, जैसे निमोनिया हो जाता है ना, तो इन सब चीजों से ये जो लक्षण है ये ट्रिगर होते हैं बेसिकली। और आजकल का जो लाइफस्टाइल है, आजकल का जो हमारा चल रहा है वातावरण, उसके अंदर सबसे बड़ा कारण अस्थमा का जो है वो है प्रदूषण, पोल्यूशन। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, और वाहनों से जो निकलता है, आप देखेंगे डीजल के या पेट्रोल के जो भी वाहन हैं, जो पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं, उस धुएं से भी अस्थमा के रोगी बढ़ रहे हैं। फिर सर्दी बार बार आ रही है, फ्लू आ रहा है, कोविड वन ऑफ द रीजंस है जो लंग्स पे अटैक करता है, स्मोकिंग है, चेंज ऑफ सीजन है, ये सब जो चीजें हैं, और काफी एलर्जी वाली ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं, फूड आइटम्स भी हैं। आप देखेंगे जिन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा एसिड होता है ना, जैसे जो खाने में बहुत ज्यादा एसिड होता है, एसिडिक फूड जो है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर बहुत ज्यादा दवाइयां खाते हैं कुछ लोग, और बहुत ड्रिंक करते हैं जो लोग, बहुत शराब पीना। अच्छा, स्ट्रेस भी वन ऑफ द रीजंस है, क्योंकि स्ट्रेस से भी रेस्टलेसनेस होती है, और उससे पेशेंट को फिर ऐसा लगता है उसको सांस नहीं आ रहा, तो ये एक ट्रिगर का काम कर सकता है। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो इस चीज को अफेक्ट करती हैं बेसिकली। अच्छा, और अस्थमा जो है उसके बहुत टाइप्स भी हैं। जैसे एक जो इम्पोर्टेंट टाइप है अस्थमा का, वो है एलर्जिक अस्थमा। इसमें क्या है, किसी भी चीज से एलर्जी होती है, धूल मिट्टी के संपर्क में आते ही, या चेंज ऑफ सीजन है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जिक अस्थमा। फिर सेकंड है नॉन एलर्जिक अस्थमा। नॉन एलर्जिक अस्थमा में क्या है कि किसी भी एक चीज की अति हो जाती है, या तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, या बहुत ज्यादा तेज तेज चलना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत ज्यादा अधिक सर्दी हो जाना, सर्दी लग गई किसी को, बहुत ठंडा एनवायरनमेंट है, बहुत ज्यादा खांसी जुकाम हो जाना, ये सब चीजें जो है ये नॉन एलर्जिक अस्थमा के अंदर आती है। फिर मिक्स्ड अस्थमा भी होता है। मिक्स्ड अस्थमा में क्या है, मिक्स्ड अस्थमा के अंदर एलर्जी भी है और नॉन एलर्जिक अस्थमा भी है, दोनों चीजें मिलेंगी इसमें आपको, एलर्जिक अस्थमा भी आ जाएगा, नॉन एलर्जिक अस्थमा भी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो एक और टाइप है वो है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। जब बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, मतलब शारीरिक बहुत ज्यादा सक्रिय है, उसके कारण भी ये जो क्षमता है ये बढ़ जाती है अस्थमा की। फिर नेक्स्ट है कफ वेरिएंट अस्थमा। कफ वेरिएंट अस्थमा होता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कफ की शिकायत होती है, मतलब ऐसे लोग हैं जिनका खांसी गया ही नहीं है बहुत सालों से, तो उनका एक बना हुआ है कि बार बार खांसी हो रही है, उन लोगों में ये कफ वेरिएंट अस्थमा होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। देन द नेक्स्ट अस्थमा इज ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा ये काम के दौरान होता है, जैसे कोई व्यक्ति कहीं काम करता है, उसको उस एरिया, जैसे कई लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहां बहुत ही धुआं है ना, इस तरह का एक एनवायरनमेंट है, तो वहां पे ऑक्यूपेशनल अस्थमा होने की प्रोबेबिलिटीज है। फिर नेक्स्ट है नाइट टाइम अस्थमा। नाइट टाइम अस्थमा वही है, नॉक्टर्नल अस्थमा बोलते हैं इसको, जो रात में होता है, मतलब अस्थमा का अटैक रात के टाइम पे ज्यादा है,
फिर एक और अस्थमा का टाइप है मिमिक अस्थमा। मिमिक अस्थमा में होता है जो किसी बीमारी की वजह से होता है, जैसे निमोनिया हो गया, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो गई, इस तरह से। फिर चिल्ड्रन ऑनसेट अस्थमा, जैसे जो सिर्फ बच्चों में पाया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है। अडल्ट अस्थमा भी होता है पर वो जनरली 20 साल की उम्र के बाद होता है। और इसके जो सिंपल रीजंस हैं अडल्ट अस्थमा के, वो बेसिकली आपका प्लास्टिक हो गया, पोल्यूशन हो गया, एनिमल्स, डस्ट, इन सब रीजन से होता है। तो बेसिकली अब आप पहचानोगे कैसे? ये तो सब पता चल गया हो किस चीज से रहा है। अब पहचानने में क्या है, नंबर एक, अगर सांस लेते समय सीटी की आवाज आ रही है, घरघराहट की आवाज आ रही है छाती में से, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। सेकेंडली, बार बार खांसी बहुत ज्यादा समय तक आना, बहुत महीनों तक खांसी चल रही है। फिर सांस फूलना साथ साथ, सीने में जकड़न, टाइटनेस, भारीपन लगना, जल्दी थकावट होना, पेशेंट थोड़ा सा चल के ही बहुत थक जाता है। फिर सीने में दर्द होना, जलन होना, और शरीर के अंदर या बाहर एलर्जी फील करना, धूल मिट्टी के कारण, चेंज ऑफ सीजन, ये सब चीजें वो है जो आपका अस्थमा को ट्रिगर करती है। तो इन सब चीजों से आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं कि हाँ, ये 4-5 सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं तो ये अस्थमा होने की एक प्रोबेबिलिटी है। अब वाइटियम का क्या काम है इसके अंदर? वाइटियम आपको दे रहा है वाइटियम की जो मेडिसिन आपको इसमें हेल्प करती है वो बेसिकली है आयुष क्वाथ टैबलेट। आयुष क्वाथ टैबलेट को क्या है ना, आप इसका एक तो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। इसके कॉम्बिनेशन में तुलसी है, दालचीनी है, शुंठी है और कृष्णा मरीच है। तो ये इसका सिर्फ 2 टैबलेट आप लो, थोड़े से कोसे पानी के अंदर, बॉइल्ड वाटर, गुनगुना पानी से ऊपर थोड़ा सा, उसके अंदर वो 2 टैबलेट डालो, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हो अगर आप उसको मीठा करना है, तो उसको आप लेके थोड़ा सिप बाय सिप लो, इट रियली हेल्प्स। और साथ में इसके आप गिलोय घनवटी लीजिए। गिलोय घनवटी का जो सबसे बढ़िया काम है वो ये है कि एक तो इसका इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही है, क्रॉनिक कॉफ एंड अस्थमा में भी इसका काफी अच्छा काम है। साथ में पंचतुलसी का प्रयोग हो सकता है। सिंपल टेक्निक है, 2 से 3 ड्रॉप्स 1 गिलास पानी में, आधा कप पानी के अंदर आप ले सकते हैं। और बहुत ज्यादा दिक्कत है 3 से 4 बार भी ले सकते हैं दिन में। और साथ में आप तुलसी सीसी सिरप ले लीजिए, तो वो भी हेल्प करता है। तो वो भी 2 चम्मच दिन में 2 बार, या अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस की कितना प्रॉब्लम है उसके हिसाब से लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है, ये इस तरह से आप अस्थमा को आप कंट्रोल कर सकते हैं।